प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सनी सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस योग्य सीरीज में। प्यारे बच्चों, इस योग्य सीरीज में आप सभी को क्लास 10th का मैथ का पूरा सलूशन कराया जाएगा। अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस योग्य सीरीज के पूरे वीडियो को देख लेता है और पूरा सवाल सॉल्व कर लेता है तो गारंटी है वो मैथ में टॉप कर सकता है, क्योंकि इस योग्य सीरीज में बस वही प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा जो कि पेपर में आएगा। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है, तो एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात होता है तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 96 का गुणनखंड कर लेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और 104 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड में बस अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2। और 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 96 आ जाए, तो 2 चौके होता है 8, एक बच्चा 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 होगा। फिर 2 से 2 एक 2 और 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एक 3। इसका गुणनखंड इतना हुआ। और इसका देखेंगे तो 2 से काटिए, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे तो 13 बार में और 13 से काटेंगे तो एक बार में। ध्यान दीजिए एचसीएफ कैसे निकलता है, तो एचसीएफ निकलता है जो दोनों में कॉमन होता है। 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर है, तो 2 कॉमन आ गया। फिर देखेंगे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 एक और कॉमन आ गया। फिर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये भी कॉमन आ गया। उसके बाद क्या बचा है, तो 2 बचा है यहाँ पे 13 बचा है, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 है, 8 आ जाएगा आपका एचसीएफ। लेकिन एलसीएम कैसे निकलता है, तो जो बचा रहता है एचसीएफ निकालने के बाद, इसका एचसीएफ 8 आया है, तो लिखेंगे 8 गुणे एलसीएम निकाला जाएगा। जिसका एचसीएफ जो आया है उसको लिख देंगे, उसके बाद जो बचा था उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा और 13 बचा है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे और 3 है गुणे 13। इसका एलसीएम कैसे हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 का गुणा 13 में करा देंगे, लिखेंगे 96 गुणे 13, 13 छक्के 78 के 8, 13 नवा 117, 117 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 124, हो जाएगा 124, यानी कि 12 48 आपका एलसीएम आ गया और एचसीएफ कितना आ गया 8। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। इन दोनों को बताना है किस प्रकार भाज्य संख्या है, वही व्याख्या करना है। तो देखिए कैसे होगा, तो 13 साते होता है 91, तो लिखेंगे 91 गुणे 11 प्लस 13। लेकिन इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो 11 का 11 के 1, 11 नवा 99 और 99 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। प्लस 13 है तो प्लस 13 लिख देंगे, अब 13 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएंगे, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 1 लिख देंगे, 0 1 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि कितना आया 1014। क्या 1014 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे इसको, लिखेंगे यह संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब जिस प्रकार हम इसको अभी बताए हैं ठीक उसी प्रकार ये भी लगेगा। तो कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, इसका गुणा कराएंगे 42 गुणे 5, तो लिखेंगे 42 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1
प्लस 5। 42 का गुणा 5 में कराएंगे। इसको ऐसे करा सकते हैं कि 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एक अन्य 120, यानी कि 42 गुणे 120 प्लस 5। 120 का गुणा 42 में कराएंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 के 4, 12 चौकी 48, 48 दो 50। एक जीरो यहाँ पे है तो एक जीरो उतार देंगे, प्लस 5 लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5045। 5045 जो संख्या है, क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। तो लिखेंगे यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बात समझ आ गई? आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इस प्रकार का सवाल फिक्स है, पेपर में आएगा और 4 नंबर में आता है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो सबसे पहले जो संख्या दिया है इसको मान लेते हैं कि परिमेय के बराबर। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए, मानने के बाद क्या होता है, जब हम परिमेय माने हैं तो परिमेय को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √5 बराबर √5 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ पे रूट है, अगर रूट को हम गायब करना चाहें तो क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस इज इक्वल टू P का वर्ग हो जाएगा तो लिखेंगे P² बटे Q का वर्ग हो जाएगा तो Q²। अगर इसको हम क्या करें, Q को यहाँ भेज दें और इसको यहाँ भेज दें तो कोई दिक्कत परेशानी, तो बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा Q² इज इक्वल टू P² बटे 5। P² के बटे 5 है, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि जो P है, जो 5 है, P² को डिवाइड कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। अब 5 जब P² को डिवाइड करेगा तो P को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 P² को विभाजित कर रहा है तथा 5 P को भी विभाजित करेगा। यहां तक बात समझ आई? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे P रहता है उसको कुछ मान लेते हैं। और मानते क्या है, तो P के बराबर हम मान लेंगे कुछ भी 5 के अनुसार, यानी कि 5C माने या 5A माने या 5B माने, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि माना P बराबर, P को हम मानेंगे इसके अनुसार, यानी कि 5A मान ले रहे हैं, 5A मान लिए। मानने के बाद मान रखना पड़ता है, तो हम P का मान समीकरण इसमें रख देंगे। इसको हम मान लिए समीकरण पहला। P का मान समीकरण पहला में जब रखेंगे तो होगा क्या चीज, Q² इज इक्वल टू P की जगह पे कितना रखना है, तो 5A रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे बटे नीचे 5 है तो लिखेंगे Q² इज इक्वल टू 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 A² बटे 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा इतना, तो लिखेंगे Q² इज इक्वल टू 5A²। अगर 5 को हम यहाँ भेज दें, इधर तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो लिखेंगे Q² बटे 5 बराबर A² हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि Q² को 5 डिवाइड कर रहा, विभाजित कर रहा है,
जब क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तब पी को भी क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। जब देखते हैं यहाँ पे P को 5 विभाजित कर रहा है और यहाँ पे Q को भी, तो क्या हम कह सकते हैं कि P में भी 5 है और Q में भी 5 है। जब अंश और हर दोनों में 5 है तो उसका उभयनिष्ठ कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंश और हर का उभयनिष्ठ 5 है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंश और हर का दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, तभी भाज्य संख्या माना। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवालों को किस प्रकार हल करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे P/Q के बराबर। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो दिया है उसको हम मान लेंगे परिमेय संख्या। मान लेंगे, कैसे मानेंगे, तो लिखेंगे 3 माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए। मानने के बाद क्या होता है, इसको मान लिए तो मानने के बाद तो लिखेंगे P/Q के बराबर 3 + 2√5 = P/Q लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज सकते हैं, तो लिखेंगे 2 करड़ी में 5 बराबर P/Q - 3। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को भी तो उधर भेज सकते हैं, तो बिल्कुल भेज सकते हैं। तो लिखेंगे √5 बराबर 1/2, यहाँ पे हो जाएगा P/Q - 3। आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, जिस कारण हम गलत माने थे कि अपरिमेय संख्या है। अतः यह क्या चीज है, तो अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत थी कि यह 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत थी कि यह अपरिमेय संख्या है। अतः यह क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। हम गलत मान लिए थे कि वह अपरिमेय संख्या है, लेकिन असलियत में क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ आई?
आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो पांचवा प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रकार का सवाल बेहद आसान होता है। देखिए किस प्रकार लगाते हैं। तो लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको बराबर 0 लिख देते हैं। तो लिख दिए। लिखने के बाद क्या होता है, इसका गुणनखंड करना पड़ता है। इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होता है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका गुणा लास्ट वाले में कराते हैं, यानी कि 10 में कराएंगे। 1/10 में 10। अब सोचते ये हैं कि गुणा कराने पे 10 आ जाए। इसको इस प्रकार तोड़ा जाता है 7x को कि गुणा कराने पे 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। इसको अगर हम तोड़े तो क्या 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। गुणा कराने पे 10 आएगा लेकिन जोड़ने पे आ जाएगा 7, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 10। ध्यान दीजिए 5 का गुणा 2 में कराएंगे तो 10 आ जाएगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यही बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे तो x मिल रहा है कॉमन, तो x कॉमन निकाल देंगे। x निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ पे x 2 बार था, एक बार हटा दिए x बचा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो x हट गया तो 5 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। क्या यहाँ पे 2 है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, दोनों जगह से हम 2 कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ से 2 हट गया तो बचा x प्लस यहाँ से 10 में से 2 हटाएं तो 5 बचेगा। बराबर कितना हुआ, तो 0। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है क्योंकि दोनों जगह पे है। तो x प्लस 5 को निकाल लेंगे, x प्लस 5 को लिख देंगे। यहाँ बचेगा क्या चीज, x प्लस 2 बचेगा, तो लिख दिए x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो एक बार इसके बराबर 0 मानते हैं, एक बार इसके बराबर 0 मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसलिए अगर यहाँ पे गुणा है इसको रोक दें तो भाग में जाएगा, 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्यों हम बस इसे रोक सकते हैं, इसे भी तो रोक सकते हैं। तो एक बार इसे अगर रोक दें, इसको ले जाएं तो भी 0 हो जाएगा। इसीलिए दोनों को हम 0 के बराबर मानते हैं। तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा, आपको इसको उधर भेजेंगे तो -5 आ जाएगा। x बराबर यहाँ पे आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो -2। जो पहले आता है उसको अल्फा बोलते हैं, यानी अल्फा का नाम, अल्फा का मान आ गया -5। जो बाद में आता है उसको बीटा बोलते हैं, बीटा का मान आ गया -2। अब ध्यान दीजिए बोला क्या है, शून्यकों का सत्यता की जांच करना है। शून्यकों की सत्यता की जांच कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए सूत्र होता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ए बी सी का मान क्या होगा। तो ए बी सी का मान कैसे पता चलता है, तो जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 1 है यहाँ पे, तो ए बराबर आ गया 1। बी का गुणांक क्या होता है, बी का मान क्या होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वही बी का मान होता है। तो एक्स का बी का मान कितना आ गया, 7। लिखेंगे 7। सी का मान क्या होता है, जो अचर पद होता है वही होता है सी का मान, यानी कि 10 है। उसके बाद क्या करेंगे, एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/e। अल्फा का मान कितना दिया है, तो -5 है, तो लिखेंगे -5 प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो -2, लिख देंगे -2 बराबर माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे क्या दिया है, बी की जगह पे दिया है 7, तो लिखेंगे 7 बटे ए की जगह पे कितना दिया है 1, तो लिखेंगे 1। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, क्या बना देगा, तो माइनस बना देगा। और -5 यहाँ पे -2 यहाँ पे क्या -7 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। और -7 बटे 1 है, तो -7 बटे 1 लिखे या ना लिखे, इसलिए बराबर आ गया। -7 बराबर -7 आ गया। पहला वाला सिद्ध हो गया। दूसरा वाला सिद्ध कैसे किया जाता है, तो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना दिया है, तो -5, लिखेंगे -5 गुणे बीटा का मान कितना दिया, तो -2 बराबर सी का मान कितना दिया है, तो 10, लिखेंगे 10 बटे ए का मान कितना दिया है, तो 1, लिख देंगे 1।
5 दूनी 10 होता है और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, बराबर यहाँ पे 10 है, बटे 1 लिखे या न लिखे, इसलिए दोनों ये भी बराबर आ गया, यानी कि ये भी बराबर आया और ये भी बराबर आया, सत्यता की जांच हो गई।